नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए हम चीन से संपर्क कर रहे हैं। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह कहा है कि नेपाल और चीन के साथ मौजूदा रिश्तों को लेकर भी बात की है उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत और नेपाल के गहरे संबंध हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने बिना लाइसेंस के व्यापार सुनिश्चित किया है और हम सीमा मुद्दे पर नेपाल में जो स्थिति है उसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी समझ और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत सभी पड़ोसियों के साथ हमेशा से खुला रहा है। See, as far as our engagement with Nepal goes, India attaches great importance to our deep-rooted historical, cultural and friendly relations with Nepal. And in recent years, these relations have seen an upward trajectory. This is visible, this is evident from expansion and diversification of our bilateral cooperation. Also increased GOI assistance for development and connectivity projects. We have had timely implementation of several large-scale and critical projects. And even in this challenging COVID-19 situation, we have ensured unimpeded trade and supply of essentials, including medicines, to Nepal. We are also providing medical supplies and other facilities. On the recent developments on the boundary issue, we continue to monitor the situation in Nepal. We note that this matter is receiving the careful consideration in Nepal. We are open, India is open to engaging with all its neighbors on the basis of mutual sensitivity and mutual respect in an environment of trust and confidence. See, on developments on the LAC, I had conveyed last week that our troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. The two sides have established mechanisms both at military and diplomatic levels to resolve situations which may arise in border areas peacefully through dialogue. We continue to remain engaged through these channels. India is committed to the objective of maintenance of peace and tranquility in the border area, and our armed forces scrupulously follow the consensus reached by our leaders and the guidance provided. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से 2019 के जैसा बड़ा हमले की साजिश वहां पर रची गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आतंकियों ने सेंट्रल कार में आईईडी प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते ही डिफ्यूज कर दिया। हालांकि कार ड्राइवर आतंकी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस कार में आईईडी प्लांट किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK08 भी 1426 फेक था और कार में स्कूटर की नंबर प्लेट लगाई गई थी जो कि कठुआ से रजिस्टर्ड थी। इसी को लेकर के कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्र ने कहा है कि जब हमें सूचित किया गया कि पुलवामा में आईईडी से लदी कार में कठुआ का पंजीकरण नंबर था, हमने जांच की और पाया कि यह एक बाइक का पंजीकरण नंबर है और बाइक को हीरानगर पुलिस स्टेशन में लाया गया है। हम जांच कर रहे हैं। अब बाइक सीज नहीं की गई है। ये नंबर जब पुलवामा से हमें पता चला कि एक कठुआ रजिस्ट्रेशन प्लेट मिली है, तो उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को रन किया गया। तो रन करने पर वो एक बाइक का नंबर मिला। हालांकि ये नंबर एक सेंट्रो गाड़ी पे था, पुलवामा के संदिग्ध जो आईडी जिसमें पाई गई थी, और बाद में उसको कंट्रोल ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया गया। बाइक को फिर ट्रेस करके कोई लिंकेजेस हैं या नहीं है, ये नंबर वहाँ क्यों आया, उसके लिए बाइक को थाने में लाया गया है। पूछताछ जारी है। कौन से थाने में लाया गया? ये हीरानगर थाने में लाया गया। तो किसी को गिरफ्तार भी किया गया? कोई नहीं, ये कोई क्राइम थोड़ी हुआ है कि जिसको गिरफ्तार किया जाए। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये नंबर वहाँ कैसे गया। क्या नंबर था सर गाड़ी का और कोई किसके नंबर? जो गाड़ी का नंबर था बेसिकली JK08 सीरीज़ का नंबर था, तो वो लगाया गया था सेंट्रो पे, बट एक्चुअली वो एक ग्लैमर मोटरसाइकिल है हीरो होंडा की, उसका था। जाँच की जाएगी? जाँच चल रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर के एक बार फिर से चीन पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस चीन की ओर से दुनिया को बेहद खराब तोहफा है। बता दें कि ट्रंप इससे पहले भी कई बार कोरोना को लेकर के चीन पर निशाना साध चुके हैं। ट्रंप ने चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण फैलाने और बड़े पैमाने पर हत्याओं का अंजाम देने का आरोप लगाया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हालिया ट्वीट में लिखा था कि चीन में कुछ सिर्फ कोरोना के लिए अन्य लोगों को दोष दे रहे हैं, जबकि चीन की नाकामी ने दुनिया भर में हत्याओं को अंजाम दिया है और ये चीन की अक्षमता के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर सरकार की ओर से धान बोने के फैसले पर लिए गए यू टर्न पर कहा कि खट्टर सरकार को आदेश और एडवाइजरी में कोई फर्क नहीं नजर आता। और उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 में जो आदेश जारी किया था उसको भी वो लिखित में वापस ले, और साथ ही उन्होंने किसानों के साथ जो किया है वो उन किसानों से लिखित में माफी मांगे। और उन्होंने कहा कि भूमि को रिचार्ज करने के लिए दादोपुर नदी नहर को दोबारा से चालू किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब खट्टर सरकार फंस जाती है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। हरियाणा की जाबर जालिम खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 को ये आदेश जारी कर हरियाणा की 5,10,000 एकड़ किसान की और पंचायती भूमि के अंदर धान बंदी कर दी थी। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल की लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि शामिल है। किसान आंदोलित था, सड़क पर खड़ा था और खट्टर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एक आंदोलन तैयार हो गया था। आज मुख्यमंत्री जी ने घबराकर ये आनन फानन में घोषणा कर डाली कि ये एक एडवाइजरी थी और किसान की मर्जी है कि वो धान लगाए या ना लगाए। आज हरियाणा के किसान के लिए बड़ी जीत का दिन है। हमने वादा किया था कि कांग्रेस और किसान का गठजोड़ मिलकर खट्टर सरकार को किसान की ड्योढ़ी पर झुकाकर दिखाएंगे। हमने ये साबित करके दिखा दिया। आज किसान के लिए बड़ा दिन है। पर खट्टर साहब, हरियाणा की खट्टर सरकार पर मुझे दया आती है। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को सरकार के आदेश और एडवाइजरी में अंतर पता नहीं तो 2.5 करोड़ हरियाणवी निर्णय करें, ऐसे शासक को क्या गद्दी पर बने रहने का भी अधिकार है? राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर के पाकिस्तान में विरोधी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर अयोध्या के संतों ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। दरअसल रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। और पाक विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जहां एक और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं RSS बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा है। बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक प्रयास है और पाकिस्तान सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि भारत हर परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए। देखिए, राम मंदिर का निर्माण किसी दबाव से और किसी पक्षपात से नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। और अनर्गल बात जो पाकिस्तान बोलता है, उसने कितनी अन्याय किया है। तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। ये सारा अपराध तो पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। शांतिपूर्वक कई वर्षों तक इसको कोर्ट के माध्यम से लड़ करके प्राप्त हुआ है। यह बाबरी मस्जिद कभी भी सिद्ध नहीं हुई। वहाँ जिस हिसाब से पाकिस्तान अब अयोध्या मामले को लेकर, राम जन्मभूमि मामले को लेकर
हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का काम शुरू किया है, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने का काम शुरू किया है। पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। राम जन्मभूमि 130 करोड़ देशवासी के लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक मामला नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान दखल अंदाजी करना बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। राम जन्मभूमि सनातन धर्म संस्कृति का विषय है और यहाँ का मुसलमान इस चीज को जानता है। पाकिस्तान के बातों में आने वाला हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, नहीं तो पूरे देश में किसी न किसी प्रकार का बवाल हो गया होता। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान सनातन संस्कृति के बारे में जानता है और अयोध्या भगवान राम की जन्म धरती है, वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है। इस आदेश का भारत सरकार पालन कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सक्षम है और भारत जो है तो यहाँ संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो जो समझौता किया गया था, उस समझौता की धज्जियां उड़ाई गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ में अमानवीय व्यवहार किए गए। वहां के जो हिंदू थे, सिख थे, उन लोगों की बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, उनको नागरिकता नहीं दी गई वहां की। इसलिए पाकिस्तान पहले अपना सुधार करे और हिंदुस्तान में बंटने के बाद में हिंदुस्तान में मुसलमान दिनों दिन बढ़े हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका सम्मान बढ़ा है। यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रियंका वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि महलों में रहने वाले क्या जाने गरीबों का दर्द। ये लोग घरों में रहकर राजनीति करते हैं, जिससे गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस रोड पर बैठकर गरीबों से बात करते हैं और उन्होंने गरीबों को दिया क्या। अगर उन्हें मदद ही करनी है तो अमेठी और रायबरेली में जाकर करें, जहां उनके बाप दादा राजनीति करते थे। तब हम जाने वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस ने कितना खर्च किया है। इस महामारी के बीच संकट की घड़ी में कांग्रेस सिर्फ घटिया राजनीति कर रही है। संकट की घड़ी में जहां पूरा देश, एक पूरा विश्व, देश नहीं मैं कहूँगी पूरा विश्व, जिसमें पूरा विश्व आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कि इतने बड़े देश की जनसंख्या वाले देश को कंट्रोल में रखना ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही संभव कर सकते हैं। उस संकट की घड़ी में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। इस तरह की घटिया राजनीति संकट के समय पर अच्छी नहीं होती है। करना है तो मदद करो गरीब की जा करके ना। 70 सालों में 60 साल तुमने राज किया है, आज भी गरीब वहीं का वहीं पड़ा है। हमारी सरकार आते हमने गरीब को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, गरीब के खाते में पैसा दे रहे हैं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में लाइट कनेक्शन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 महीने का फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। हाँ, काम में कहीं कमी है तो सुझाव विपक्ष का काम है कि सुझाव देना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति गरीब के पास बैठ करके उससे बयान ले लेना, तुम उसके पास क्या दे करके आए। नर्सरी प्लांट यूं तो फायदेमंद है, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ और गर्मी के सितम से इस बार नर्सरी प्लांट का भी बुरा हाल है। नर्सरी प्लांट में ना तो खरीदार मिले और ना ही उसकी बिक्री हो सकी। यूपी के आगरा में गर्मी और लॉकडाउन की मार से अपने पौधों को बचा रही एक माली का कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते पौधों को सुबह शाम पानी डाल रहे हैं, फिर भी पौधे सूखते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग नर्सरी से पौधे खरीदने ही नहीं आ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। समय मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्मी का जो तापमान है इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण हम नर्सरी वालों लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ग्रीन नेट यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हम लोग खाद पानी ये सब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी पौधे हमारे सूख रहे हैं। जैसे कि हमें खाद लगाना है तो हमें प्रॉपर लॉकडाउन की वजह से खाद भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो भी नहीं बाज़ार से हमें उपलब्ध हो पा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से है तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। और गर्मी काफ़ी भीषण है, इसलिए पौधों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, पत्तियाँ सूख रही हैं,
लेकिन फिर भी हम लोग जो है किसी भी काफ़ी देख रेख किए हुए हैं प्रॉपर सुबह शाम। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बीजेपी सभापति को घर से उठाकर ले जाने के बाद जबरदस्त पिटाई करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर क्षेत्र के रहने वाले बीजेपी सभापति को कुछ लोग घर से जबरन उठाकर के ले गए और उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर ही उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। पार्टी ऑफिस के लोहे की रोड से नेताजी की पिटाई की गई और साथ ही उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अपनी दिल्ली से सटे बॉर्डरों को सील कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन ज़िलों से हैं जो ज़िले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। सब लॉकडाउन 5 पर भी जो है वो विचार किया जा सकता है कि लॉकडाउन 5 जो है उसको लेकर आएंगे। देखिए, केंद्र सरकार हर देश के कोने पर निगाह रखे हुए हैं, जैसा उनको लगता है वो करते हैं और हम तो जो केंद्र सरकार हिदायत देगी उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे और हमने किया है। हमने केंद्र की हिदायतों का सख्ती से पालन किया है, सख्ती की है, इसीलिए हरियाणा आज काफ़ी हद तक बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता और प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने प्रेस वार्ता की और रोजगार संबंधित जानकारियां साझा की है। न्यूज़ As you are aware that a large number of unemployed youth had been waiting for a long time for the recruitment process to begin, and just a couple of days ago we had shared with you the decision of the government to notify over 10,000 posts for accelerated recruitment at all levels: doctors, vets, panchayats, accounts assistants, class 4th employees. When I was briefing you about that decision last week, I had promised you that this process would be carried out in an accelerated, transparent, simple and quick process. And keeping with the promise of a simple, quick and transparent recruitment process, the Administrative Council, which met under the chairmanship of the Lieutenant Governor Shri G.C. Murmu, approved a simple and efficient procedure for filling up of class 4th vacancies. देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पंजाब में कोरोना के 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर के 2158 हो गई है। और वहीं राहत की बात ये रही कि 28 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक कुल 1946 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 172 सक्रिय मामले हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। तो पंजाब में लगातार मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि उससे भी ज्यादा तेजी से जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कोरोना के कहर से लोहा नगरी पर पड़ी चोट। लोहा नगरी के कमजोर उद्योग की टूट रही कमर। क्या वापस लौट पाएगी लोहा नगरी की रौनक? क्या लोहा नगरी के चिमनियों से निकलेगा उम्मीद का धुआं? क्या स्टील सिटी के चेहरे पर फिर से आएगी उछाल की मुस्कान? देखिए ANP न्यूज स्पेशल, लोहा नगरी की चिमनियां और उम्मीद का धुआं, शनिवार 30 मई रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने छत पर तिरंगा लहराया और साथ ही मोदी सरकार से पंजाब की मदद की अपील की ताकि कोरोना संकट में पंजाब सरकार को कोई परेशानी ना हो। ये भारत का झंडा प्रतीक है हमारी एकता का। ये भारत का झंडा प्रतीक है कि आज देश एकजुट है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। ये झंडा प्रतीक है पंजाब के योगदान का। जब भी कोई ऐसी मुश्किल आन बन पड़ी है देश के ऊपर, पंजाब ने हमेशा अपना कर्तव्य अपनी क्षमता से ज़्यादा आगे बढ़कर निभाया है और आज भी पंजाब इस लड़ाई के अंदर आगे बढ़ चढ़कर इस मुसीबत का मुकाबला कर रहा है। परंतु आज इसके साथ ही हम केंद्र सरकार के ध्यान में लेके आना चाहते हैं कि इस लड़ाई में पंजाब पूरी तरह से सक्षम होकर लड़ सके, उसके लिए हमें संसाधनों की जरूरत है। पंजाब एक खड़ग भुजा रही है हिंदुस्तान की, ए स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया। उस खड़ग भुजा को मजबूत करने के लिए मेरा मानना है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जितनी भी मदद करेंगे उतना ही देश मजबूत होगा, क्योंकि पंजाब मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। और इसी मानना के साथ मैं यकीन करता हूं, मेरा मानना है कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री साहब पंजाब को इस मुसीबत की घड़ी में पंजाब का साथ देंगे। जय हिंद। परीक्षाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर के प्रोग्राम की घोषणा कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अब जुलाई महीने में होंगी और परीक्षा से पहले पूरे हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हॉल में जाने से पहले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ने बड़िया डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई है एग्जामिनेशन ਲਈ। ਜਿਹੜੇ पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्ना भी स्टाफ है, सारा स्टाफ वी आर फॉर द स्टूडेंट्स। जिन्ना भी असी काम करना है स्टूडेंट्स ਨੂੰ देखते हुए करना है। वी टीचर्स आर देयर, ओनली स्टूडेंट्स आर देयर। तो उन्होंने किस तरह की गाइडलाइंस रहेगी, किस तरह की एग्जामिनेशन होगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गाइडलाइन में ऐसे है, जो गाइडलाइंस है MHA की या ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है हमने, मास्क पहनना सब बच्चों ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाथ वगैरह वॉश करने हैं, असेंबली नहीं करनी उन्होंने, तो वो सारी हम फॉलो करवाएंगे, उसी की गाइडलाइन बनाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो SOP जारी की हैं, इसमें माइंड में रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजेशन का, और रेड जोन से नहीं आना है। कंटेनमेंट जोन वाला स्टूडेंट को अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में ड्यूटी नहीं उस स्टाफ की लगाई जाएगी और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन भी कम की गई है ताकि उनका स्टे भी कम रहे। और इसके अलावा जो MHA की गाइडलाइंस हैं, UGC की गाइडलाइंस हैं, उनको भी माइंड में रखा गया। पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटे रखी गई है ताकि जो उनका नुकसान उनको लग रहा है कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ, उनकी चॉइस बढ़ा दी गई है। तो ये स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है ताकि हमारी भी ये इच्छा है कि किसी भी बच्चे का सिक्योरिटी और उसकी जो प्रॉपर है वो ज़रूर माइंड में रखा जाए। सारा स्टाफ कितने स्टूडेंट एक सेंटर में होंगे, क्या उनकी किसी तरह की स्क्रीनिंग होगी? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा है और तब से उनकी हालत और भी गंभीर हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका हार्ट और पल्स रेट स्थिर नहीं है। जोगी 9 मई से
कोमा में हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। श्री नारायण अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि रात को अचानक जोगी को कार्डियक अरेस्ट आया था और इसके बाद हार्ट सर्जन समेत तमाम डॉक्टर आईसीयू पहुंचे। उनका हार्ट और पल्स रेट स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर जोगी जी की तबीयत अभी कैसी है? जोगी जी की तबीयत अभी काफ़ी जो हीमोडायनेमिकली है वो काफ़ी अस्थिर हो गया है। अभी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया था, फिर उनको रिवाइव तो हो गए हैं, लेकिन जो हार्ट रेट है वो बहुत इरेगुलर चल रहा है, बीपी भी अप एंड डाउन हो रहा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर पंकज उमर और डॉक्टर अमिता साटी पूरे सब लोग यहाँ पर भिड़े हुए हैं स्थिति को संभालने के लिए। टिड्डी दल के राजस्थान में हमले के बाद पंजाब में रुख करने की सूचना के आधार पर जिला फरीदकोट में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके चलते खेतीबाड़ी और कृषि विभाग ने संभावित हमले के बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और मुख्य खेतीबाड़ी अफसर की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें टिड्डी दल को रोकने की कार्य योजना तैयार की गई है। टिड्डी दल के प्रभावी हमले के संबंध में असीं अज जिला लैवल की असीं अज मीटिंग की है इत्थे मुख्य खेतीबाड़ी अफसर दफ्तर दे विच ताकि जिहड़ियां हुण साडे राजस्थान के एरिए दे विच पंजाब दे विच कुछ कुछ जिले दे जिवें फाजिलका दे विच कोई पाकिस्तान के पासों एंटर होने दी संभावनावां काफ़ी वधिया होईयां ते असीं अज जिहड़ा साडा सादिक एरिया डार्क जोन दे विच सीगा असीं उत्थे दे उस एरिए दे विच अज तो पहला भी मीटिंगां करके आए हैं। दीप सिंह वाला सादिक ते उस इलाके दे जिन्ने साडे NGO है, साडी पंचायत है जां साडे होर अगांह वधू जिन्ने फार्मर है साडा उन्हां नाल तालमेल कीता होया उन्हां संबंध विच असीं पैफलेट भी छपा के उन्हां नूं दस्से होए आ। असीं डिपार्टमेंट दे कंटैक्ट नंबर उन्हां नूं दित्ते होए आ भी किसी भी तरह की कोई तुहानूं खेत विच इहो ਜਿਹੇ टिड्डे तुहानूं नज़र पैंदे ते साडे नाल तुरंत तालमेल करके ते असीं उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ हमले का ਸੁਭਾਵੀ हमले का टकरा करने के समर्थ हैगे आ। भारत के कई राज्यों में टिड्डी दल का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी टिड्डी दल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसने जबलपुर संभाग पर हमला बोल दिया है। बड़े बड़े समूहों में आए टिड्डी दल घरों की छतों पर बिखरे दिखाई दिए और वहीं फसलों को भी ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 3 जगह से टिड्डी दल का प्रवेश हुआ है। एक जवेरा की साइड से बहोरी बंद है इस समय और रीठी पहुंचने की इसकी संभावना है। दूसरा छिंदवाड़ा जिले में सौसर से एंट्री हुई है और ये आगे बढ़ रहा है लगातार। तीसरा बालाघाट में लांझी से इसकी एंट्री हुई है और ये दल भी आगे बढ़ रहा है। टिड्डी दल को भगाने के लिए हमारे जो उपाय हैं वो चल रहे हैं। फायर फाइटर भी लगे हुए हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी चल रहा है और ये प्रयास हो रहा है कि जो टिड्डी दल है वो हमारे जिलों से बाहर निकल जाए। ठीक है। देश भर के कई राज्यों में टिड्डी दल अपना आतंक मचा रहा है और इसे लेकर पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये कहना है कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का और इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखो, टिड्डी दल 10-15 साल बाद अक्सर आता रहता है। अब तो साइंस बहुत आगे चली गई है। अब पता चल जाता है टिड्डी दल चल रहा है, आ रहा है, इधर को आ रहा है, इधर को जा रहा है और सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है। कम से कम नुकसान हो इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। किसी एरियल स्प्रे के लिए हिंदुस्तान से कोई हवाई जहाज भी ढूंढा जा रहा है कि जो एरियल स्प्रे कर सके। सो पूरी तैयारी हो रही है। मेरा ख्याल है कि टिड्डी को पंजाब में कहीं नुकसान नहीं होने देंगे। सर, जो राजस्थान के लगते 7 जिले हैं फाजिलका और वहाँ किस तरह के आदेश जो है? ये देश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। DC वगैरह सब अलर्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है। सो कहीं नुकसान नहीं होने देंगे। देखो, CM साहब ने 3 माहरों की कमेटी बनाई हुई है जो PJ के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छे लोगों की जो एक्सपर्ट है उनकी कमेटी बनी हुई है। उनकी भी गाइडेंस CM साहब लेते रहते हैं और गाहे बगाहे CM साहब को गाइड करते रहते हैं लॉकडाउन बढ़ाना घटाना।
आज 3 बजे सीएम साहब ने मीटिंग भी रख लिया लॉकडाउन के बारे में डिस्कशन करने के बाद। तो सीएम साहब जो करेंगे बढ़िया करेंगे। पहले भी जो उन्होंने कदम उठाए बहुत बढ़िया उठाए हैं, उससे स्टेट को बहुत फायदा हुआ। अभी सीएम साहब जो करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। आप इसके पक्ष में हैं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? देखो पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं, अभी एकदम फ्रीडम नहीं दे देनी चाहिए। सो ऐसा ऐसा देंगे, पर फिर भी सीएम साहब हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। यूपी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में अमोली ब्लॉक स्थित एफसीआई के गोदाम पर छापा मारा और यहां से कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। छापेमारी के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अनाज में घटतोली पकड़ी है और यहां पर 50 किलो चावल की बोरियों में महज 48 किलो अनाज मिला है, जिस पर मंत्री ने डीएम को संबंधित पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान जनता और कोटेदारों की ओर से गल्ला कम देने की शिकायत की जा रही थी और कोटेदारों की ओर से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि गोदाम से ही उन्हें खाद्यान्न कम दिया जा रहा है। इस पर साध्वी ने इसके पूर्व में डीएम और डिप्टी आरएमओ के साथ डीएसओ को भी इस प्रकार आ रही शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसा ना होने पर केंद्रीय मंत्री ने आज अमोली स्थित गोदाम में खुद छापा मारा और छापेमारी के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गोदाम में रखे हुए खाद्यान्न चावल की तौल कराई। तौल में 50 किलो के स्थान पर 48 किलो चावल एक बोरी में पाए गए। सर बहुत दिनों से जनता की शिकायतें मुझे मिल रही थी कि हमारी घटतौली की जा रही है, 7 यूनिट में 6 का दिया जा रहा है, 5 में 4 का दिया जा रहा है। तो हम लोग शिकायत करते थे, यहाँ वहाँ बात करते थे, लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे सीधे वहीं जहाँ से कोटेदारों को माल उठता है मैं उसी गोदाम में मारूं जा कर के छापा। तो जैसे मैं पहुँची तो वहाँ ट्रक से ही सीधे ट्रैक्टर में लादा जा रहा था। अब जब वो कोटेदार के ट्रैक्टर में लादा जा रहा है उसकी कोई गिनती तो नहीं, बोरा गिने जाएंगे न, वो ट्रैक्टर का कहीं कांटा होगा, वो सीधे जाके ले जाएगा। तो मैंने सीधे बोरा तौलवाया, 10 बोरा तौलवाया था, उसमें से 48 साढ़े 47 इतना निकला 10 बोरा। 50 केजी की बोरी? 50 केजी के, जिसमें मुझे लग रहा है कि आधा किलो का बोरा जोड़ा जाता है, 400 ग्राम का बोरा जोड़ा जाता है, उसको लगा करके। तो फिर मैंने बोरा तौलवाया, एक बोरी मेरे उसमें रखी भी है, मैं उसको साइन करवा के लेके भी आई। दीदी जिस तरीके से घटतौली चल रही थी, इससे कई कोटेदारों द्वारा यहाँ पे लोगों को कम भी दिया जा रहा है। इसमें गरीब मारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि उपभोक्ता के पास 100% पहुँचे, कहीं ना कहीं इसके कारण वो मारा जा रहा है। हम लोग कोटेदार की शिकायत करते हैं, लेकिन जहाँ से माल उठता है वहीं से कटौती होके जा रही। तो ये मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है। देश में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का पूरे देश में फूलों से स्वागत हो रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का फूलों से स्वागत किया गया और इस मौके पर जहां डॉक्टर्स और नर्सेज के चेहरों पर खुशी दिखाई दी, तो वहीं इस सम्मान के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज का धन्यवाद भी किया। हमीरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों के दूसरे बैच को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फूलों की बारिश कर कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष खास तौर पर मौजूद रहे। उधर मेडिकल कॉलेज से सम्मान पाने वाले डॉक्टर्स और नर्स काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने मेडिकल कॉलेज का इस सम्मान के लिए धन्यवाद किया। इधर कोविड-19 मरीजों की देखरेख करने वाली टीम के इंचार्ज डॉक्टर नीरज ने कहा कि जिस तरह से उनका और उनकी टीम का स्वागत किया गया, इससे पूरी टीम का मनोबल बढ़ा है। तो जैसे हमारे एमएस सर ने बताया कि आज यहाँ पे एक छोटा सा आयोजन किया था, जिसमें जो हमारे भोटा सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ पे जो टीम वहाँ जाके मरीजों की सेवा करती है, तो टीम वापस आई थी आज, तो उनका यहाँ पे जो है वो पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया गया। तो ऐसे कार्यक्रम के तहत जो है वो हमारे सारे स्टाफ की हौसला अफजाई होती है, हमारे मन में कोई शंकाएं, डर, भय होता है वो दूर हो जाता है और हमें अपना जो काम है, ड्यूटी है, उसको पूरी तरह से निभाने के लिए ताकत मिलती है। तो इसी संदर्भ में हमारा बैच जो 18 से 24 अप्रैल तक भोटा में गया था, जिसमें कि 20 और 22 लोग थे, कुछ डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिस, मैट्रन, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी मैन, बहुत एक टीम की तरह इन लोगों ने सबने मिलकर काम किया, एक दूसरे का साथ दिया। जो कुछ समस्याएं थी
उन समस्याओं को टाइम पे हमारे डॉक्टर RKGMC के एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉल्व किया और हम अपनी ड्यूटी जो कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा पाए। अपने पेशेंट्स की देखभाल की, उस वक्त जो पेशेंट थे उनको जो है वो स्वस्थ करके घर भेजा और आने वाले समय में भी हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से जो है वो अपने कोविड से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं इस मौके पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव ने भी डॉक्टर्स के स्वागत पर खुशी जताई और मेडिकल कॉलेज का धन्यवाद किया। आज सेकंड बैच कोरोना वॉरियर्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम जो रखा गया था, उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी ने आके अपना समय निकाल के हमें फैसिलिटेट किया और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी, क्योंकि इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उससे जो काम करने वाले हैं, वॉरियर हैं, जो लोग नर्सिस हैं, उनका हौसला अफजाई होती है और उसके लिए हम उनका स्थानीय विधायक का धन्यवाद करते हैं। स्थानीय विधायक हैं, विधायक जी है, उन्होंने आज हमारे जो सेकंड बैच जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, सेकंड बैच जो बोहटा में ड्यूटी देके आया है, उनको उन्होंने ऑनर किया है और उनका वेलकम किया है और ये बहुत अच्छा हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो चिकित्सक वर्ग है, सफाई वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उससे एक मॉरल बूस्ट होता है कि ये लोग, क्योंकि जब हम आपको बता दें कि जब हमने ये है सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी भोटा में शुरू की थी तो हर आदमी चिंतित था कि वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या होगा, और हमारे सभी अब जो है खुल के लोगों की निसंकोच किसी भी बिना निडर होके एक सेवाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ जी जान से कोरोना मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। वो अपना घर बार छोड़कर मरीजों को नई जिंदगी देने में लगे हुए हैं, जिसके चलते देश भर में डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ को धन्यवाद के तौर पर उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस महीने की शुरुआत में ही शराब विक्रेताओं को बिक्री शुरू करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद से ही लगभग हर रोज लोगों की भारी भीड़ को शराब की दुकानों के बाहर जुटते हुए देखा जा रहा है और इस दौरान कई जगहों पर लोगों के बीच झगड़े की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला पंजाब के खन्ना का है। यहाँ पर 4 लोगों ने मिलकर शराब की दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उन्हें शराब देने से मना कर दिया था और वहीं पुलिस अब मामला दर्ज करके जांच शुरू कर चुकी है। ਸੁਬਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਇਲੀਸ ਬਬਲੂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के इच्छुक प्रवासियों को पंजीकृत करने का एक और अवसर मिल रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पंजाब के लुधियाना उपायुक्त ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। पिछले 24 दिनों से जिला लुधियाना से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड जाने के लिए ट्रेनें लगातार चलाई जा रही हैं। पिछले 24 दिनों में 194 ट्रेनों को लुधियाना से अब तक डिपार्ट किया जा चुका है, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोग अब तक अपने अपने गृह राज्यों में भेजे जा चुके हैं। जितने भी लोगों ने लुधियाना में रजिस्ट्रेशन करवाई थी बिहार, यूपी जाने के लिए, उन लोगों को एक बार अपॉर्चुनिटी SMS के थ्रू या कॉल करके दी जा चुकी है। जो लोग किसी कारण से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे या रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद किसी कारण से नहीं जा पाए थे, उन लोगों के लिए एक मौका और दिया जा रहा है। कल यानी कि 29 मई को ये लोग गुरु नानक स्टेडियम में 10 बजे से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे कि
संख्या के अनुसार हम लोग ट्रेन्स की डिमांड करके उनको उनके गृह राज्यों में भेज सकें। बिहार और यूपी के माइग्रेंट भाई बहनों को मेरी विनती है कि कल 29 मई 2020 को काइंडली सुबह 10 बजे से गुरु नानक स्टेडियम में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। धन्यवाद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना के कहर से लोहा नगरी पर पड़ी चोट। लोहा नगरी के कमजोर उद्योग की टूट रही कमर क्या वापस लौट पाएगी लोहा नगरी की रौनक? क्या लोहा नगरी के चिमनियों से निकलेगा उम्मीद का धुआं? क्या स्टील सिटी के चेहरे पर फिर से आएगी उछाल की मुस्कान? देखिए ANP न्यूज स्पेशल लोहा नगरी की चिमनियां और उम्मीद का धुआं, शनिवार 30 मई रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के करनाल में मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के तहत कमेटी चौक पर निरीक्षण के लिए खुद उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे और इस दौरान जो भी लोग बिना मास्क के नजर आए उनके उपायुक्त ने उनके ऊपर खुद चालान काटा और जुर्माना लगाया। बता दें कि अब प्रदेश में मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है और इसके अलावा जो गुटखा या तंबाकू थूकता है उस पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाने का अब आदेश दिया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे में आदेश दिए थे और अब इस पर एक्शन भी दिखाई दे रहा है। करनाल में प्रशासन सतर्क मोड में नजर आया और जो भी बाहर बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए उनके चालान काटे गए, उन पर जुर्माना लगाया गया और 500 रुपये जुर्माना इसके लिए निर्धारित किया गया है। जो भी सार्वजनिक जगह पर थूकेगा या फिर बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की कल अधिसूचना जारी हुई है, नोटिफिकेशन के बिना मास्क के अगर कोई पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना है। तो करनाल जिले में आज इसके संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी SDM, DSP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, SHO, सेक्रेटरी नगर पालिका और सभी हेड ऑफ द ऑफिसर्स, इन सबको अधिकृत किया गया है। वो सक्षम है बिना मास्क के चालान करने के लिए और अगर कोई भी इंडिविजुअल बिना चालान के दिखता है सड़क पर तो उसके 500 रुपये का चालान किया जाएगा। तो सभी नागरिकों से अपील रहेगी कि मास्क पहन करके ही घर से बाहर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चाय पत्ती के गोदाम में भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने के कारण लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और मामले की सूचना मिलने पर 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। भीषण आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से यह गोदाम बंद ही पड़ा था और इसी बीच आज अचानक इसमें आग लग गई और आग लगने के बाद जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग है, इतनी भीषण आग यहाँ पर लगी है कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लगभग सारा सामान जल करके खाक हो चुका था और लाखों का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। चाय पत्ती का ये गोदाम है और काफ़ी बड़ा ये गोदाम है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितना धुआं ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये देखिए आप किस तरीके से धुआं उठ रहा है और ये भयंकर आग इस गोदाम में लगी है। और जब इस गोदाम में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो 14 गाड़ियां बताई जा रही हैं। 14 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान यहां पर हो चुका था। ये चाय पत्ती का गोदाम है, लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से बंद यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन किस वजह से ये आग लगी है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी हो, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर किस वजह से इस गोदाम में ये आग लगी है। और इस भीषण आग की वजह से पूरे गोदाम में रखा सामान जल करके खाक हो चुका है।
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रवासियों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते राज्य सरकारें और प्रशासन लगातार उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जैसे अन्य राज्यों से आए थे जो लोग, जिसके चलते राधा स्वामी सत्संग अभ्यास मेजर सेंटर में इनकी रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। और फिलहाल सभी मजदूरों की स्कैनिंग जांच कर उनको सहारनपुर से रोडवेज बसों और ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह जनपद की ओर भेजा गया है। तो जिस तरीके से लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और इसी को लेकर के अब उन्हें सहारनपुर से उनके घर की तरफ भेज दिया गया है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सब उत्तरांचल, इन सब जगहों में जो लॉकडाउन के दौरान मजदूर फंस गए थे वो विभिन्न माध्यमों से सहारनपुर आए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने बसों से भेजे और बहुत सारे लोग पैदल, साइकिल से, अन्य माध्यमों से चल कर के यहाँ पे आए। उन्हें राधा स्वामी सत्संग के शेड में ठहराया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और ऐसे कुल 99,699 मजदूर रिकॉर्डेड हैं जो यहाँ पे आए और जिनको उनके गंतव्य स्थलों को भेजा गया। उसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के भी हैं और कुछ झारखंड के भी हैं। अभी आज बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा के लिए मजदूरों को भेजा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो रेलवे के ट्रेन की व्यवस्था कराई, उससे हमें मजदूरों को डिस्पर्स करने में काफ़ी सुविधा मिली। इसके अलावा रोडवेज की बसों के माध्यम से डे नाइट मजदूरों को उनके गंतव्य स्थलों को भेजा गया। इन सारे कार्यों में यहाँ पे हमारे वहाँ राधा स्वामी सत्संग का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उनके सेवा में लगे हुए सेवादारों ने काफ़ी मदद की। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 को पार कर गई है। वहीं 86,000 एक्टिव केस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर के 42.45% हो गई है और अब तक करीब 67,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश भर की बात करें तो महाराष्ट्र से कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जिसके चलते अब महाराष्ट्र पुलिस में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,095 तक पहुंच गई है, जिसमें से 897 पुलिसकर्मी ठीक भी हो चुके हैं और 1,178 मामले अभी सक्रिय हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्पेशल पुलिस टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके चलते जिले के समीपवर्ती गांव लालजी का खेड़ा में अवैध गांजे की खेती पर कार्रवाई की गई। और बता दें कि मुखबिर की सूचना पर स्पेशल थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 2 खेतों में अवैध तौर पर गांजे की खेती का पर्दाफाश किया गया, जिसके चलते पुलिस ने मौके से राधेश्याम लोधा नाम के व्यक्ति के खेत से गांजे के 84 पौधे और देवीलाल लोधा के खेत से 337 पौधे गांजे के बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी राधेश्याम को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद में पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। डीएसपी धर्मवीर ने बताया कि जहां ज्यादा पैसे का लेन देन होता है, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। यह सलाह अपराध पर लगाम लगाने के लिए दी गई है। इसी बात को लेकर के एनबी न्यूज के संवाददाता परमजीत पवार ने डीएसपी धर्मवीर से खास बातचीत की है। जींद पुलिस द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है, जहां जो है बड़े कैश का लेन देन होता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। हालांकि अगर कोई भी जो सामान लेने के लिए आता है उसका मास्क उतरवा के उसकी फ़ोटो ली जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए जींद के जो डीएसपी धर्मवीर हैं वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की एडवाइजरी जींद पुलिस द्वारा जारी की गई है? ये जो ज्वेलरी शॉप है और जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं या जहां पर कैश का ज़्यादा लेन देन होता है, उनको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी कस्टमर उसकी दुकान के अंदर आता है तो एंट्री गेट पर जहाँ पर उसके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, वहाँ पर उनका मास्क 1-2 सेकंड के लिए हटाकर, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर उसका फेस कैच हो जाएगा।
अगर सीसीटीवी नहीं लगे हैं तो उनका मोबाइल से एक स्नैप ले ली जाए ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आगे आसानी रहे। तो सर कितने जो है दुकानों को आदेश दिए गए या आपने जो एडवाइस जारी की है सभी दुकानों के लिए, या फिर जो बड़े जब बैंकों की अगर बात की जाए या फिर जलवायु की बात की जाए क्या? अभी जो हमारा पुलिस का जो पीआरओ है उसने प्रेस नोट भी जारी किया है, पूरे अखबारों में प्रचार भी करवाया गया इसका, और इसका टीवी और आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को पता लगे। भाई मास्क में जो भी लोग आते हैं वो एक बार उसका मास्क उतरवा के उसको सीसीटीवी में उसके फेस को कैच जरूर करवाएं, और अगर सीसीटीवी नहीं है तो मोबाइल में उसका स्नैप ले लें, शाम को उसको डिलीट कर दें, सेव करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर जैसे आपने बताया कि मास्क उतरवा के फ़ोटो ली जाएगी, जो छोटे दुकानदार हैं या फिर जो छोटे दुकानदार हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? सर वैसे तो स्पेशली जो एडवाइजरी है ज्वेलरी शॉप और गोल्ड लोन कंपनियां या जहां पर कैश का ज़्यादा लेन देन होता है उनके लिए है, लेकिन छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं या करियाना शॉप है, उनमें इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर दुकानदार चाहता है या उसको कोई डाउट है तो वो कर सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। तो इससे क्राइम पे जो है इससे क्राइम पे अंकुश लगेगा, और अगर कोई क्रिमिनल मास्क लगा के कोई वारदात करने का प्रयास करेगा तो वो या तो करेगा नहीं, जब उसका चेहरा कैच हो जाएगा तो वो करेगा नहीं, अगर करेगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसका ये फायदा रहेगा। बिल्कुल इसका फ़ायदा रहेगा। हालांकि जो जींद के डीएसपी धर्मवीर है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब भी जो है जो बड़ी मॉल है या फिर ज्वेलर्स की दुकानें हैं उन पे अगर कोई कस्टमर आता है तो पहले उसका जो है मास्क उतरवाए, उसका जो है फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, या आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो मोबाइल से उसकी जो है पिक ले सकते हैं। इससे जो है अपराध पर अंकुश भी लगेगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज़, जींद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में 32B बटालियन के 11 पुलिसकर्मी भी ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए और एक पुलिसकर्मी को इंदौर के अरविंदो में इलाज के लिए भेजा गया, तो वहीं 10 पुलिसकर्मियों का उज्जैन में ही उपचार जारी है, जिनकी सेहत पर लगातार स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। उज्जैन एसपी ने बताया कि बटालियन के 26 जवानों की जांच करवाई गई थी और जिसमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के अनुसार 10 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से संक्रमितों की कुल संख्या 639 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 290 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और वहीं वर्तमान में 295 एक्टिव मरीज हैं। देखिए, हमारा पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगे हैं उनके वेलफेयर और सुरक्षा को लेकर लगातार ध्यान रहता है, लेकिन जो हमारे QRF की 32 बटालियन की कंपनी थी उसमें एक जवान था विजय राठौर, जो बेगमपुरा क्षेत्र में रहता था। और बेगमपुरा क्षेत्र से जो एक राठौर फैमिली है उस फैमिली से बहुत लोग संक्रमित हुए हैं। उसी के यहाँ संभव है कि उसका वहाँ आना जाना हो। सबसे पहले विजय राठौर संक्रमित हुआ। विजय की ड्यूटी जहाँ पे थी वहाँ पे घनश्याम पटेल, रघुनंदन पटेल और महेंद्र संक्रमित हुए। और उसके बाद जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो हमारे विक्रमादित्य जो बैरक है उसमें ही हमारी सारी कंपनी रहती थी। तो छानबीन से हम लोगों ने ये पता किया कि ये जो 7 लोग हैं एक बैरक एक कमरे में अलग अलग रहते थे और रेस्ट जो लोग हैं वो भी उसी बैरक में अलग रहते थे। तो प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों ने सबका स्वास्थ्य परीक्षण करा करके उस कंपनी का जो बटालियन प्लाटून था उस प्लाटून के सभी लोगों का हमने सैंपल भिजवाया था और उस सैंपल में हमारे 11 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो सभी एसिम्प्टोमेटिक है। केवल एक व्यक्ति सिम्प्टोमेटिक है जिसको हमने अरविंदो भेजा है और सभी अभी तक स्वस्थ हैं। लेकिन हमारा बड़ा अच्छा प्रयास रहा कि कम से कम ये फाइंड आउट कर लें कि जो हमारी पूरी प्लाटून है इसमें कोई संक्रमित तो नहीं है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने उसका सैंपलिंग कराया था। सबको अभी PTS में रखा है और सभी पे हमारी सुरक्षा का पूरा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में 12 और नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 350 के पार जा चुका है। मुंगेली में 9, बिलासपुर में 2 और कांकेर में 1 नया मामला सामने आया है। बुधवार की रात जशपुर जिले में एक साथ 5 नए मरीज मिले थे। पिछले 10 दिनों के भीतर ही कोरोना ने राज्य में तेजी के साथ पांव पसारा है और राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
मध्य प्रदेश में उज्जैन के एक युवक को हीरोगिरी उस समय भारी पड़ गई जब पुलिस ने उसके ओर से दी गई चेतावनी को स्वीकार करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उस पर कार्रवाई की। दरअसल उज्जैन में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में आशीष डामोर नामक युवक ने आई डोंट फॉलो रूल लिखी हुई जैकेट पहन करके बाइक पर सवार होकर पुलिस को खुली चुनौती दी। जब इस युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस कप्तान मनोज सिंह के पास भी यह फोटो पहुंचा। तत्काल एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त युवक को पकड़ने की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी को दी। जहां आज आशीष डामोर नामक इस युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। देखिए, पिछले 3 दिन पहले मुझे किसी उज्जैन की जनता के द्वारा एक व्हाट्सएप आया, जो लड़का अपनी बड़ी महंगी गाड़ी पे पीछे पीठ पे लिखा था कि आई डोंट फॉलो द रूल्स। जब शहर में कंप्लीट लॉकडाउन है और इतना महामारी फैली हुई है, संक्रमण फैला हुआ है, इस तरह का कृत्य करना बहुत ही आपत्तिजनक था। उस व्हाट्सएप को मैंने तत्काल फॉरवर्ड किया एडिशनल सिटी को। मैंने आदेश दिया था कि इसको पकड़ो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। पिछले 2 दिन में इसकी लगातार सर्चिंग चल रही थी। मुझे चूँकि गाड़ी पर नंबर नहीं था इसलिए इसको पकड़ना कठिन भी था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज एडिशनल सिटी रुपेश ने इसको पकड़ के मेरे सामने प्रस्तुत किया। वही टी-शर्ट पहना हुआ है, वही शर्ट पहना हुआ है जिस पर लिखा है कि आई डोंट फॉलो द रूल्स। तो लॉकडाउन में तो और अधिक अपने को रूल फॉलो करना है, यह सुनिश्चित करना ही होगा उज्जैन जिले की समस्त नागरिकों को, क्योंकि संक्रमण बुरी तरह से फैला है। रेड जोन का इलाका है। जो लड़का पकड़ा गया इसे मैंने बात भी किया है, इसको मैंने हिदायत भी दिया है और इसकी गाड़ी बिना नंबर की है। तो मैंने एडिशनल सिटी को बताया कि इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें और कोई भी जनता इस तरह से ना निकले। आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, इस तरह का कृत्य बहुत ही आपत्तिजनक है। लॉकडाउन के पालन में करना ही होगा और इस तरह का चुनौती दे के निकलना संक्रमण को बुलाना है और उज्जैन को खतरे में डालना है। तो आपके माध्यम से मेरा अपील भी है कि जनता कोई इस तरह का कृत्य न करे। और मैं अपनी पूरी पुलिस टीम को यह बधाई भी देना चाहता हूं कि 2 दिन में उन लोगों ने इसको पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना के कहर से लोहा नगरी